तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग अष्टफलकीय संकुलों के लिए बात कर चुके हैं और चतुष्फलकीय जो संकुल है उनकी हम लोग कल बात कर रहे थे, ठीक है। और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें अष्टफलकीय संकुलों के लिए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है और कब जब लिगैंड प्रबल हो, ठीक है, तब युग्मन ऊर्जा से जो CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, विभाजन ऊर्जा, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, उसका मान जब अधिक हो जाता है प्रबल लिगेंड के केस में, तब कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं? निम्न चक्रण संकुलों का युग्मन हो जाता है। ये मैंने कल बताया हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये जो PDF है कल का वो भी दिखा सकता हूं। और 1 मिनट रुको। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा अब। अब ये दिख रहा है आपको, यहां पर हमने अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद में हमने स्टार्ट की किसके लिए? चतुष्फलकीय के लिए। और उसके पहले मैंने आप लोगों को किस तरह से CFSE क्या होती है और CFSE हम लोग किस तरह से निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा, है ना, वो किस तरह से निकालते हैं वो मैंने कल आपको बताया है। ये छोटा सा फॉर्मूला है y और x कि यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। y क्या है? y है Eg कक्षकों में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और x क्या है? T2G कक्षकों में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें लिखना आना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि हमारा लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है, उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराते हैं। उसके बाद में हमने चतुष्फलकीय संकुलों के लिए देखा। अब चतुष्फलकीय संकुलों के लिए ये आपका जो चतुष्फलकीय संकुलों के लिए ये जो चित्र है, क्रिस्टल फील्ड विभाजन का जो चित्र है, डी कक्षकों के विभाजन का, उसमें क्या आपको सीखने को मिला? पहली बात तो इसका जो विभाजन का तरीका है, पैटर्न है, वो अष्टफलकीय संकुलों से उल्टा है। उसमें जो ये जो 3 कक्षक हैं DXY, DXZ, DYZ, ये क्या होते हैं? इनकी ऊर्जा, औसत जो ऊर्जा स्तर होता है उनसे कितनी नीचे, उनसे नीचे होती है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन इनकी ऊर्जा अधिक बढ़ गई और ये औसत ऊर्जा स्तर से इतने बढ़े हुए हैं। और ये जो हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हैं कौन? ई कक्षक, है ना, यहाँ पर Eg नहीं बोलते, ई कक्षक बोलते हैं। इनका जो इनकी जो ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा स्तर से इतनी कम हो गई, 0.6 डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरह से ये विभाजन है। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हमेशा ही चतुष्फलकीय संकुलों में जो डेल्टा, जो विभाजन हो, विपाटन ऊर्जा है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा टी बोलते हैं, वो हमेशा ही डेल्टा ओ यानी कि अष्टफलकीय संकुलों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से कम होती है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हाँ चलो, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इनके बीच का आपस का संबंध क्या है वो भी मैं बता देता हूं। डेल्टा टी बराबर 5/9 डेल्टा ओ, ये इनका संबंध होता है, ठीक है ना। अब ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, यहां पर दो प्रश्न हमारे सामने हैं कि एक तो ये जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है ये उल्टा कैसे हो गया? क्यों T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो गई, है ना, औसत से इतनी अधिक है, और क्यों ये जो ई कक्षक है इनकी ऊर्जा औसत से इतनी कम है? मतलब यहां पर जैसा कि हम जानते हैं, लिगेंड जब धातु के पास आता है तो ऊर्जा तो दोनों तरह के कक्षकों की बढ़ती है, लेकिन यहां पर T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक बढ़ रही है, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में जिनको हम T2G कक्षक बोलते हैं उनकी ऊर्जा कम बढ़ रही थी, और वो उनकी जो ऊर्जा स्तर था वो औसत ऊर्जा स्तर से कम था, ठीक है। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ भाई? ये पैटर्न उल्टा क्यों हुआ? क्यों T2 कक्षकों की ऊर्जा यहां पर बढ़ गई? इसका रीजन पता है क्या किसी को?
बोलो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो, अष्टफलकीय संकुल जब बनता है ना, अष्टफलकीय संकुल जब बनता है तो लिगेंड लिगेंड जिन दिशाओं में आते हैं, जिन 6 दिशाओं में अष्टफलकीय संकुल जब बनता है तो जिन 6 दिशाओं में लिगेंड आते हैं, उन दिशाओं में ये जो कक्षक हैं, कौन से कक्षक हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कक्षक उनकी दिशाओं में पड़ते हैं, उनके रास्ते में पड़ते हैं, तो सीधा प्रतिकर्षण होता है इन कक्षकों के साथ लिगेंड का, इसलिए इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है अष्टफलकीय संकुलों में। लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों में जो 4 लिगेंड धातु के पास बंध बनाने आते हैं, तो वो किसी भी अक्ष पर नहीं आते, जो हमारी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है ना, उन पर नहीं आते। उसका परिणाम क्या होता है, कोई भी कक्षक इनसे सीधा प्रतिकर्षण नहीं कर पाता। कोई भी जो इनका जो यहां पर ये जो चित्र दिख रहा है, यहां पर ये जो जो काले रंग के बोल्स हैं, काले रंग के लिगेंड है ना, ये चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड है, और जो व्हाइट बोल्स हैं ये अष्टफलकीय में है। अब आप व्हाइट बोल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो डायग्राम है दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस, इसमें देखो अष्टफलकीय संकुल में देखो, जो प्लेन में, समतल में एक वर्ग बन रहा है और 4 व्हाइट रंग के बोल्स हैं, एक ऊपर है जहां मेरा कर्सर है अभी, और एक नीचे है, ठीक है। ये तो हुआ अष्टफलकीय। अब इसी एक ही चित्र में चतुष्फलकीय भी बताया हुआ है, मेटल तो बीच में है ही है, और काले रंग के जो बोल हैं वो चतुष्फलकीय संकुल में लिगेंड हैं, ठीक है। तो वो एक जो क्यूब होता है, घन होता है, उसके विपरीत कोनों पर ये चारों जो लिगेंड हैं वो व्यवस्थित होते हैं। अब यहां पर देखो, बात समझने की है, इसको चाहो तो लिखते भी जाओ, है ना, ठीक है। अष्टफलकीय संकुलों में तो जैसा मैंने बताया कि जब 6 लिगेंड आते हैं तो 2 तरह के जो डी कक्षक होते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सीधा उनसे प्रतिकर्षण करते हैं, क्योंकि इनकी जो पालियां होती है एक्स वाई जेड अक्षों पर स्थित होती है, और उन्हीं अक्षों पर लिगेंड आते हैं। अंतर को समझो, अष्टफलकीय संकुल में जो लिगेंड आते हैं 6, वह एक्स वाई जेड अक्षों पर आते हैं, ठीक है। और उन अक्षों पर जो कक्षक होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनका सीधा प्रतिकर्षण होता है। सीधा प्रतिकर्षण होने की वजह से यहां पर इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। और इस डायग्राम में आपको यहां पर राइट साइड में दिख भी रहा होगा कि ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिनको हम ईजी कक्षक बोलते हैं अष्टफलकीय में, इनकी ऊर्जा अधिक हो गई। और ये जो 3 कक्षक हैं जिनकी पालियां अक्षों के ऊपर नहीं है, प्रतिकर्षण तो इनसे इनसे भी होता है, तो इनकी ऊर्जा औसत से कम है, ठीक है। औसत से इनकी ऊर्जा इतनी कम हो गई, ठीक है। अब ये जो 2/5 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, उसका मतलब वही है जो हम पढ़ चुके हैं। 3/5 का मतलब 0.6 और 2/5 का मतलब 0.4, यही हमने अष्टफलकीय के चित्र में लिया है, ठीक है। तो आप चाहे 3/5 लिख दो या इसको 0.6 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये तो हुई अष्टफलकीय की। अब देखो चतुष्फलकीय में क्या होता है, जो 4 लिगेंड आपको दिख रहे हैं काली बॉल वाले, वो ऐसी दिशाओं में आ रहे हैं धातु के पास कि इनका किसी भी डी कक्षक से सीधा प्रतिकर्षण नहीं होता। जब सीधा प्रतिकर्षण नहीं होता तो जो विपाटन है वो कम होगा। अच्छा, विपाटन कम होगा, इसीलिए जो चतुष्फलकीय संकुल हैं उनमें CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, वो कम होती है, क्योंकि लिगेंडों का किसी भी डी कक्षक से सीधा प्रतिकर्षण नहीं हो रहा। और अष्टफलकीय में सीधा प्रतिकर्षण होने की वजह से विपाटन हो गया ज्यादा, जैसा मैं यहां पर चित्र में मेरे वीडियो में बता भी रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हुआ एक कारण कि क्यों चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कम होती है और क्यों अष्टफलकीय में ज्यादा होती है, उसका कारण। अब जो पैटर्न उल्टा हो गया वो आपको यहां देखने को मिलेगा। ये देखो चित्र में, अब आपने ये तो देख ही लिया है ना। अब यहां पर देखो, तुलना देखो, यहां पर एक तरफ टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है, एक तरफ ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है। ऑक्टाहेड्रल में विपाटन ऊर्जा देखो कितनी कम है, ऊर्जा का अंतर कम है ना। और जो जो कक्षक ऑक्टाहेड्रल में नीचे थे वो टेट्राहेड्रल में ऊपर चले गए, ठीक है, यानी कि इनकी ऊर्जा
औसत से अधिक है, इनकी ऊर्जा औसत से अधिक है, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इनकी ऊर्जा अधिक बढ़ रही है प्रतिकर्षण की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये जो पैटर्न है ये उल्टा कैसे हुआ, इसका कारण सुन लो भाई, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं वो, ये जो तीन कक्षक हैं dxy, dxz, dyz, जिनकी पालियां अक्षों के बीच में होती है, ठीक है, तो जब एक चतुष्फलकीय लिगेंड बनाने के लिए, ठीक है, चार लिगेंड, चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चार लिगेंड जब धातु के पास आते हैं तो ऐसी दिशाओं में आते हैं कि इनका प्रतिकर्षण, ये जो तीन डी कक्षक हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इनसे अधिक होता है। सुन लो, इनसे इनका प्रतिकर्षण अधिक होता है, मतलब इनसे इनकी दूरी कम है। ये वैसे ही है जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, मैं दो चुंबकों का जो एन एन ध्रुव है वो यदि दूर से पास में लाऊंगा तो प्रतिकर्षण कम होगा, और है ना एकदम सामने से लाऊंगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या सिचुएशन है, ये जो तीन कक्षक हैं ये बिल्कुल सामने भी नहीं है, जैसा अष्टफलकीय में हो रहा था कि जो दो डी कक्षक थे वो लिगेंडो के रास्ते में पड़ रहे थे, उसी दिशा में थे, है ना, उनकी पालियां, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा था। यहां पर ये जो तीन कक्षक हैं ये बिल्कुल लिगेंडो के रास्ते में नहीं है, लेकिन ये उनसे बहुत दूर भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से यहां पर प्रतिकर्षण इन डी कक्षकों के साथ लिगेंड का प्रतिकर्षण अधिक होता है, किसकी तुलना में, उन डी कक्षकों की तुलना में जो कि जिनकी पालियां अक्षों पर है, वो लिगेंड से दूर रहते हैं। वो लिगेंड जिस अक्ष पे आ रहा है, लिगेंड जिस रास्ते से आ रहा है उसके रास्ते के दूर हैं, किसकी तुलना में, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और वाई जेड की तुलना में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि लिगैंड का प्रतिकर्षण जो T2 कक्षक हैं dxy, dxz और dyz, इनसे अधिक होगा। अब जब प्रतिकर्षण अधिक होगा तो इनकी ऊर्जा अधिक बढ़ेगी, ठीक है, और ये जो ई कक्षक हैं चतुष्फलकीय में जिनको ई बोलते हैं और ऑक्टाहेड्रल में जिनको ईजी बोलते हैं, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो इनकी भी प्रतिकर्षण तो इनसे भी होगा लेकिन कम होगा, कम प्रतिकर्षण होगा तो कम ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए औसत से इनकी ऊर्जा कम हो गई, है ना, और औसत से उनकी ऊर्जा अधिक हो गई। ठीक है, और इसके लिए देखो ये हमने बताया, ये रहा देखो, ठीक है। अब ये दो चीजें समझ में आ गई। एक तो नंबर वन ये जो मैंने बताया है कि ऐसा क्यों होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा कम क्यों होती है, और अष्टफलकीय में ज्यादा होती है। ठीक है, और जो विपाटन का जो तरीका है वो उल्टा क्यों हो जाता है, क्यों ये तीन कक्षक की ऊर्जा बढ़ गई और क्यों इन दो कक्षकों की ऊर्जा यहाँ पर औसत से कम हो गई, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये भी मैंने समझा दिया कि यहाँ पर जो पूरा गेम है वो प्रतिकर्षण का गेम है, प्रतिकर्षण का गेम है। यहाँ पर प्रतिकर्षण किनसे अधिक हो रहा है, देखो जो चतुष्फलकीय, मेरा पेन आपको दिख रहा होगा, चतुष्फलकीय संकुल में चार लिगेंड इन दिशाओं में आते हैं, ठीक है, इन दिशाओं में चार लिगेंड आते हैं, और इन दिशाओं में ये देखो एक लिगेंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इन दिशाओं में सीधी तरह से कोई भी डी कक्षक नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन इन दिशाओं के पास में तीन डी कक्षक पड़ रहे हैं जिनकी पालियां अक्षों के बीच में है, इसलिए उनसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है और उनकी ऊर्जा अधिक हो गई, है ना। और ये जो दो डी कक्षक हैं, ठीक है, इनकी ऊर्जा औसत से कम है, बढ़ती तो इनकी भी है लेकिन इनकी ऊर्जा कम बढ़ती है क्योंकि इनकी पालियां जिन दिशाओं में लिगेंड आ रहे हैं उनसे अधिक दूर है, इन दिशाओं से अधिक दूर है, इसलिए प्रतिकर्षण कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चतुष्फलकीय संकुल और अष्टफलकीय संकुल में जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है, दोनों में हमने बात कर ली, और दोनों में क्या अंतर है वो भी हमने बात कर लिया। और एग्जाम में जो मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है वो आप बना सकते हो, आपको बुक वाला जो बड़ा डायग्राम है वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, और ये हमें मिलेंगे कहाँ, ये हमें मिलेंगे हमारी बुक में, और
ये लो। आपको बुक का पेज दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अभी नहीं दिख रहा है, ये एक्चुअल में अब दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा ये। हाँ सर। ओके, गुड हाँ गुड। सर। तो हमने कितना कर लिया? देखो, ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आपको बुक में एज इट इज नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए आप कोशिश किया करो कि इनको लिखते चलो अधिक से अधिक, है ना। ये अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी को दिक्कत थोड़ी है भाई? किसी को नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में किसी को दिक्कत है? बोलो, म्यू निकालने में किसी को दिक्कत है? नहीं। नहीं है। अच्छा, म्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो तो 1.73, जब 2 हो तो 2.82, जब 3 हो तो 3.87। बात समझ में आ गई? जब 4 हो तो 4.89 और 5 हो तो 5.91। ठीक है। आपको ये 4 में 4 तो पॉइंट है ही है, बस आपको ये याद रखना। अच्छा, ये भी बढ़ते क्रम में है, देखो इसमें 1.73 है, फिर बढ़ता हुआ क्रम है 82 है, फिर 3.87 है, फिर 4.89 है, फिर 5.91 है, बढ़ता हुआ क्रम है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा ही, 1.73, 2.82, 3.82 से ज्यादा 87, 4.89 और 5.91 हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 ही हो सकते हैं, 5 से ज्यादा होगे नहीं, क्योंकि उसके बाद युग्मन चालू हो जाएगा। ठीक है। तो इसको यदि एग्जाम में बहुत सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का, निकालना तो आ ही गया आप लोगों को। ये जो फॉर्मूला है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, इसमें n का मान रखो, n यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो निकाल दो। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लो, मान रखो और सीधा रख दो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना कि हम उसका जो स्क्वायर रूट है वो निकालें। बात समझ में आ गई? अब याद हो गए सबको चुंबकीय आघूर्ण? यस सर। बोलो भाई। यस सर। ओके, तो फिर बता दो, जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा? 4.89। ओके, गुड गुड, बस सिंपल सी बात है। 5 पॉइंट हो तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो 8.91। बस, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये हो गया, देखो चतुष्फलकीय में हमने ये पढ़ ही लिया कि चतुष्फलकीय में T2, अब ये T2G नहीं है भाई, ये गलत है ना, ये गलत है। EG भी गलत है, जो मैंने बता दिया वो सही है, T2 और E। ठीक है, G नहीं आएगा चतुष्फलकीय संकुलों में, ये गलत है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चतुष्फलकीय संकुलों में इसका मान है ना, इसका मान ये कम ही होता है। ये मैंने अभी बताया ना तुलना करके, ये क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है। इसका मान कम होने की वजह से क्या हुआ कि पेयरिंग के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं निकलती, इसलिए पेयरिंग यानी कि युग्मन कभी नहीं होता। युग्मन ऊर्जा से इसका मान कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। जब युग्मन नहीं होगा तो कौन से बनेंगे भाई, बताना जरा। युग्मन नहीं होंगे तो कौन से संकुल बनेंगे, उच्च चक्रण या निम्न चक्रण? उच्च चक्रण। युग्मन नहीं, हाँ युग्मन नहीं होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम ज्यादा होगी। होगी। बात को समझो। हाँ, युग्मन होगा तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। तो इस कारण इन्होंने कहा कि चतुष्फलकीय संकुल कभी भी निम्न चक्रण संकुल नहीं होते। तो याद रखो, उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, ये कहानी है अष्टफलकीय संकुलों की। चतुष्फलकीय संकुल सदैव क्या होते हैं? उच्च चक्रण, क्योंकि उनमें युग्मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान हमेशा ही युग्मन ऊर्जा से कम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड जिन दिशाओं में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उन दिशाओं में कोई भी ऑर्बिटल नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए सीधा प्रतिकर्षण नहीं होता, जिससे क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन, जो डी कक्षकों का विपाटन है, विभाजन है, वो कम होता है। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चित्र मैंने आपको बना करके बता दिया। ये T2G गलत है, ये T2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है।
रंग है, इसमें संकुलों के रंग है। इससे पहले इधर देख लेते हैं, इधर क्या कहानी है। यस, ये लो भाई, ये जो रिश्ता है, किसके बीच में रिश्ता, डेल्टा टी और डेल्टा ओ का, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, इसका 4/9 होगा या 5/9? ये हमने क्या लिखा है अभी अभी, 5/9 5/9 5/9 लिखा है। अच्छा, 5/9 को 5 में देखो, इसका एक्चुअल में होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.44 डेल्टा ओ। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताओ, डेल्टा ये 0.44 5/9 होगा या 4/9 होगा? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। 9, 4 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये बताओ जरा। 5/9 या 4/9? 4 में 9 का 4 4 ही आएगा ना। हाँ सर, 5 नहीं, आएगा वो, 5 तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो 4/9 आएगा ना। ठीक है ना? ठीक है, ये सही है, 4/9 सही है। अब इनका जो संकुलों का फॉर्मूला है, अब ये देखो यहाँ पर संकुलों का फॉर्मूला भी ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। इन दोनों फॉर्मूलों को देखो, कोई अंतर नहीं है भाई। +6 और +6 और -4 कर दो, या -4 +6 कर दो, बात तो एक ही है, एक ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गलत है। इसका मैं फॉर्मूला आप लोगों को, दोनों का जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूं। ये लो, और ये लो, हमने व्हाइट बोर्ड लिया, ये लो। ठीक है, ठीक है। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, CFSE अष्टफलकीय के लिए तो बताया हुआ है ना आप लोगों को, है ना? बताया हुआ है क्या, बताना जरा। हाँ सर, बताया हुआ है ना ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE का फॉर्मूला बताया हुआ है, और जो वो था उसका उल्टा हो जाएगा, उसमें है 0.6, यहाँ पर y होगा और y होगा, या फिर y और -0.4 x। ठीक है, और इसका हमने यहाँ पर लगा दिया डेल्टा O। ठीक है ना? और अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 0.4 ऊपर गया ना, जो T2 कक्षक ऊपर गए थे, तो 0.4 x हो जाएगा, और 0.-6 क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा T। ये लो, ये फॉर्मूला हो गया भाई CFSE का, किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकालो। हालांकि आपके जो बोर्ड में है ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए हुए हैं, सिर्फ कहां तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, लिगेंड के प्रकार या नामकरण, ठीक है, या समावयवता, जो हमारे विषय से हट गया है। लेकिन यहाँ पर हमें CFT में जो इसके विभाजन ऊर्जा के जो चित्र हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, और इनका विभाजन विपाटन ऊर्जा अष्टफलकीय संकुल में ज्यादा क्यों होती है, इसमें कम क्यों होती है चतुष्फलकीय में, ये आ सकते हैं। और जो विभाजन का जो पैटर्न है वो उल्टा क्यों होता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें हमने बात कर ली है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं फटाफट आपको एक चीज बता देता हूं, कौन से, रंग वाला, है ना? अब हमारा जो हेडिंग है वो हो गया संकुलों के रंग। आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर, रंग जो मैंने अंडरलाइन किया वो दिख रहा है? हाँ सर, ओके, तो संकुलों के रंग, अब देख लो भाई, रंग की कहानी मैं वैसे ही सिंपल सा समझा देता हूं, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, वो किसी भी वस्तु पर गिरता है। श्वेत प्रकाश का मतलब, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, सूरज का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब से जो प्रकाश निकलता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी जो आंखें होती है ना, उन्हें उसमें कोई भी कलर नहीं आता, एक्चुअल में उसमें 7 कलर्स होते हैं। जो यहाँ पर जो सूरज की जो रोशनी आती है धरती पर, है ना, वो विजिबल लाइट होती है, दृश्य तरंगे होती हैं, और उनमें 7 रंग होते हैं। वो तो आप लोग जानते ही हो, 7 रंग कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं ये, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ बेनिया,
हैप्पी नाला, ठीक है, वो होते हैं। अब ये जो श्वेत प्रकाश है ये किसी भी वस्तु पर आपतित होता है, किसी भी वस्तु पर गिरता है तो उसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, ठीक है। अब हमें उस वस्तु का रंग कौन सा दिखता है, देखो बहुत कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमें उस वस्तु का वो रंग दिखता है जो मतलब उस संकुल ने जिस रंग के प्रकाश का अवशोषण किया है हमें उसका पूरक रंग दिखता है। जिस रंग के प्रकाश का अवशोषण किया है वस्तु या संकुल ने हमें उसका पूरक रंग दिखता है, ठीक है। अब पूरक रंग कौन सा किसका होता है, यहां दिया हुआ है लाल रंग का। जब कोई संकुल लाल रंग की किरणों को, लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करेगा, या फिर जो सफेद प्रकाश है जिसमें से सफेद प्रकाश में 7 रंग है उसमें से यदि लाल रंग की तरंगों को अवशोषित करेगा तो हमें वह नीला दिखाई देगा। यदि बैंगनी रंग को अवशोषित करेगा तो हमें हल्का पीला दिखाई देगा। यदि पीले रंग की किरणों का अवशोषण करेगा तो हमें बैंगनी दिखाई देगा। नीले हरे को अवशोषित करेगा तो नीला लोहित दिखाई देगा। इस तरह से ये कहानी है। मतलब कोई भी संकुल का रंग वो होता है जो, मतलब कोई भी संकुल उस रंग का दिखता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक रंग है। हमें जो दिखता है वो पूरक रंग होता है, अवशोषित प्रकाश का रंग नहीं दिखता, ठीक है। और सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संकुलों के रंग की व्याख्या नहीं कर पाती है। वो ये नहीं बता सकती कि संकुलों में रंग कैसे आया, क्योंकि, है ना, लेकिन अधिकतर संकुल रंगीन होते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन बना का बना रह गया कि भाई संकुल रंगीन क्यों होते हैं, तो वीबीटी के पास उसका कोई उत्तर नहीं था। लेकिन सीएफटी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने इसका उत्तर दे दिया। इन्होंने कहा कि संकुल में डीडी संक्रमण होता है। डीडी संक्रमण होता है तो वो एक रंग की किरणों का अवशोषित करते हैं और उसका पूरक रंग हमें दिखता है, ठीक है। अब डीडी संक्रमण क्या हुआ, ये मैं आप लोगों को छोटा सा एक उदाहरण देकर के बता देता हूं कि डीडी संक्रमण क्या होता है। इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पर हम आ गए। अब देखो, एक मैं संकुल ले रहा हूं डीडी संक्रमण का एग्जाम्पल समझाने के लिए। एक मैं संकुल ले रहा हूं टाइटेनियम का, ये लगाया H2O6 और इस पे लगाया चार्ज 3+। इसका कलर होता है वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट यानी कौन सा कलर होता है, बैंगनी, ठीक है। तो ये जो कलर है, अब ये जो सुनो, ये जो कलर है ये कैसे आया इसमें, इसकी व्याख्या किससे करी, सीएफटी ने, डीडी संक्रमण से। अब डीडी संक्रमण क्या होता है वो सुनो, ठीक है। इसका टाइटेनियम में ऑक्सीकरण अवस्था है 3+, ठीक है। अब 3+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लोग निकालोगे तो वो D1 आएगा। अब D1 में अब आप लोग जानते हो, जैसे ही 6 लिगेंड टाइटेनियम के पास में आएंगे तो क्रिस्टल फील्ड विपाटन हो जाएगा, यानी डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा। और यह अष्टफलकीय संकुल है, इसलिए विपाटन का तरीका यह होगा, T2G नीचे होंगे। हम जानते हैं अष्टफलकीय में यही होता है पैटर्न। बात समझ में आई, ठीक है। अब D1 में हमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई, बताओ, इजी में रखें कि T2G में रखें, बोलो। T2G में। T2G में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ये रख दिए, ठीक है। अब ये कहा है सीएफटी ने कि संकुल में धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है, T2G में एक इलेक्ट्रॉन, और Eg जो कि उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं, उनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये कहा सीएफटी ने कि जैसे ही यह संकुल, इस संकुल पर सफेद प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, कोई भी या सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो यह उसमें से कुछ हिस्सा, किसी एक रंग का हिस्सा अवशोषित कर लेगा और उसके अवशोषण से इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी और ये उच्च ऊर्जा स्तर पर यानी कि Eg कक्षकों में चला जाएगा। देख लो, यह Hν यानी कि सूरज का प्रकाश। और अब क्या होगा प्रकाश पड़ने के बाद में, ये लो भाई,
T2G खाली हो गया और वो वहां चला गया। तो इसे ही तो कहते हैं संक्रमण। संक्रमण क्या हुआ? निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का कहां जाना? उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षकों में। और ऐसा कब होगा? जब वह प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करेगा धातु। जैसे ही धातु ऊर्जा अवशोषित करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, वो नीचे वाले कक्षक से निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर वाले में संक्रमण हो जाएगा उसका। इसे ही तो कहते हैं डीडी संक्रमण। अच्छा, डीडी संक्रमण क्यों कहते हैं भाई इसको? डीडी नाम कहां से आया? डीडी नाम इसलिए आया, ये दोनों कक्षक ही डी कक्षक हैं और ये तीनों कक्षक भी क्या हैं? बोलो डी बोलो, कक्षक। डी डी कक्षक। कक्षक हैं। तो एक डी से दूसरे डी में ही तो गया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में से उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में चला गया एनर्जी लेकर के। तो डी से डी में गया, इसलिए बोलते हैं डी संक्रमण। ठीक है, तो सीएफटी ने एक ही लाइन में व्याख्या कर दी रंग की कि भाई संकुलों का रंग क्यों होता है? संकुलों का रंग होता है डीडी संक्रमण की वजह से। और कौन सा रंग दिखता है? जिस रंग को वो अवशोषित करते हैं उसका पूरक रंग हमें दिखता है। अब आपको करना क्या है? वो जो पूरक रंग वाली टेबल है वो या तो याद कर लेना, या उसका एक साइकिल आता है, वो साइकिल में आपको बता दूंगा। तो अब बताना जरा कि ये जो मैंने टाइटेनियम वाला जो एग्जांपल आपको बताया है, वो कौन सा रंग अवशोषित करेगा? बताओ, बैंगनी दिख रहा है तो अवशोषित कौन सा करेगा? बुक में देख के बताओ फटाफट। पीला। हल्का बोलो। पीला। हल्का पीला। बुक में हल्का नहीं, नहीं, अवशोषित तो पीला करेगा तभी तो बैंगनी हाँ दिखेगा, सर। है ना? अवशोषित तो पीला करेगा तो दिखेगा बैंगनी। बात समझ में आई? अवशोषित प्रकाश का रंग पीला होगा तो पूरक रंग होगा बैंगनी और हमें दिखता है पूरक रंग। तो ये तो हुई एक बात। ठीक है, तो रंग की व्याख्या हमने कर दी है। रंग क्यों आता है ये बता दिया है। डीडी संक्रमण की वजह से डीडी संक्रमण क्या होता है ये हमने बात कर ली है। ठीक है, अब अब है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। इसे हम आज ही खत्म करेंगे, है ना? है ना? अब देख लो भाई, संकुल ज्यादातर स्थायी होते हैं। ठीक है, तो अब संकुल जब स्थायी होते हैं तो स्थायी क्यों होते हैं, है ना? अत्यंत स्थायी क्यों होते हैं? इसके लिए इन्होंने बताया कि संकुलों में धातु आयन और लिगेंड के बीच में कैसी अंतःक्रिया होती है? लुईस अम्ल और क्षार के जैसी होती है। लुईस अम्ल और क्षार के जैसी क्यों हुई? क्योंकि ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि एक धातु और लिगेंड जब बंध बनाते हैं तो धातु उसमें ग्राही का काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दाता यानी कि लिगेंड, उसे हम कहते हैं लुईस क्षार। इसलिए धातु और लिगेंड के मध्य बॉन्ड बनने को इन्होंने बताया है कि यह लुईस अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, उस तरह की अंतःक्रिया धातु और लिगेंड के बीच में होती है। ठीक है, और यह अंतःक्रिया जितनी प्रबल होगी उतना ही निर्मित संकुल का स्थायित्व बढ़ता जाएगा। अब यहां पर इन्होंने एक संकुल का उदाहरण दिया है। इन्होंने कहा कि एक Ma+ हमारे पास लिगेंड है और Lx- हमारे पास कुछ लिगेंड है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और A+, X-, B+, ये सब इनके आवेश हैं। ठीक है, ठीक है। अब इनका जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है क्लास 11 में, उसके हिसाब से इस संकुल का स्थायित्व का स्थिरांक इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है जो आपके सामने है। यह Ks क्या है? स्थायित्व का स्थिरांक। ठीक है, परिभाषित कैसे किया जा सकता है? इसमें ऊपर उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता देख लो। साम्य में, ये एक साम्य स्थापित है, देखो यहाँ पर रासायनिक साम्य है। रासायनिक साम्य आपको यहां से इससे पता चलेगा। मैं इसकी इंक चेंज करता हूं, ये लो, लेकिन ये तो पेज भी चेंज हो गया। ठीक है, अब आपके सामने है। और ये देखो यहाँ पर, अब जहां मैं वो कर रहा हूं, कलर चेंज नहीं हुआ, ये लो हो गया। ठीक है, लेकिन ये सबका हो गया, कोई बात नहीं। तो ये देखो जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं वहां पर वो एक रासायनिक साम्य स्थापित हो रखा है। मैं धातु लिगेंड एक तरफ है, ये अभिकारकों का काम कर रहे हैं, और जो संकुल है वह उत्पाद का काम कर रहा है। ठीक है, तो साम्य अवस्था में उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता हम रखते हैं, तो वह अनुपात क्या होता है? स्थायित्व का स्थिरांक। तो
इससे इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं स्थायित्व का स्थिरांक Ks, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, एस यानी स्टेबिलिटी। तो यह Ks का मान जितना ज्यादा होगा किसी संकुल के लिए, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। बस आपको यही याद रखना है कि किसी संकुल के स्थायी होने के लिए उसके Ks यानी कि स्थायित्व स्थिरांक का मान होता है ज्यादा। यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने, अलग अलग संकुलों का बता रखा है कि इसका Ks इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको पॉइंट समझ में आ गया कि लुईस सार की जैसी अंतःक्रिया होती है। दूसरा, स्थायित्व कब ज्यादा होगा, जब उसका स्थायित्व जो स्थिरांक है वो अधिक होगा, वो संकुल अधिक स्थायी होगा। अब हमारी क्लास कट जाएगी, आपको दोबारा जुड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ये जो लिगेंड है उनके स्थायित्व स्थिरांक अधिक होने के 3 कारण हैं, ठीक है। ये आप 3 कारण भाई बुक में पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये 3 कारण आप पढ़ लेना कि एक तो आवेश का मान ज्यादा हो, त्रिज्या का मान कम हो, ठीक है, तो उसका अधिक हो जाता है स्थायित्व स्थिरांक। ये देखो यहाँ पर आवेश 3+ है तो यहाँ पर स्थायित्व का मान अधिक है, स्थायित्व स्थिरांक का मान। यहाँ पर आवेश 2+ है तो यहाँ पर कम हो गया, इसलिए ये अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी है, ठीक है। इसी तरह से लिगैंड की प्रकृति भी बताती है कि लिगैंड जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, उतनी ही आसानी से वो उपसह संयोजक यौगिक बनाता है, बंध बनाता है, तो वो लिगैंड अधिक स्थायी होता है। तो लिगैंड की क्षारीय